सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया, DGMOs के राब्ते और आगे क्या माहौल बनने वाला है, उस हवाले से हम मामलात आपके सामने रखते हैं। एक उर्दू का मुहावरा मुझे आगाज़ में याद आ रहा है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये मिसाल भारतीय मीडिया पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो जंग के दौरान भी झूठ बोलता रहा और अब शिकस्त के बाद भी नहीं सुधरा और ड्रोन्स के खिलाफ वर्जियाँ की मन घड़त खबरें चलाकर एक बार फिर जंगी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मीडिया की जर्द सहाफत देखिए और कैसे अपने ही मुल्क में एक्सपोज हो रहा है, पहले आपको ये दिखाते हैं। मीडिया के मामलात आपने मुलाहिजा किए। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब भी झुंझलाहट और बेबसी की कहानी सुना गया। कहा अगर मुज़ाकरात हुए तो दहशत गर्दी के खात्मे पर होंगे और कश्मीर पर बात हुई तो आज़ाद कश्मीर पर होगी। सुनिए उन्होंने मज़ीद क्या कहा। लेकिन सच ये है कि मोदी की नालायकियों से बीजेपी की मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से गिरा है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी से मुकम्मल इसको किया। वतन की हिफाजत करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए, मगर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक जितना गोला बारूद 1965 की जंग में फेंका गया, 10 मई को उससे 450 टन ज़्यादा भारी मिसाइल्स और गोला बारूद सिर्फ 4.5 घंटे में इस्तेमाल हुए, जिसने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक की है कि DGMOs राब्ते के पहले दौर में जंगबंदी पर इतफाक़ कर लिए, मगर मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल ना हुआ तो जंगबंदी ख़तरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये कि क्या मोदी सरकार ये मुआहिदा बहाल करेगी या खिफ़त वटाने के लिए फिर हमले की राह इख्तियार करेगी। अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, मुख्तलिफ पहलू पर भी बात करते हैं। और आज का जो एक हमने देखा कि ट्रम्प साहब का जो दौरा है वो भी आज मीडिया पर डिस्कशन का हम देख रहे हैं, ख़बरों में भी आता रहा कि उन्होंने सऊदी अरब का जो दौरा किया है ट्रम्प साहब ने। इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीज़ फायर में मिस्टर ट्रम्प का जो किरदार रहा है ये भी बड़ा देखा जा रहा है। और मीडिएशन के हवाले से या वो मज़ीद आगे बातचीत करना चाहते हैं, दोनों ममालिक के साथ काम करने के लिए तैयार है। उनके ट्वीट्स भी हमारे सामने मौजूद हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी। अभी सबसे पहले तो हम आज की जो डेवलपमेंट है इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी अहमियत इसलिए है कि सदर ट्रंप ने जैसे ही मीडिएशन करवाई, सीज़ फायर करवाई, ऑल्दो अभी इस सीज़ फायर के मज़ीद मराहल हमें तय करने हैं, लेकिन उनका ये सऊदी अरब का दौरा, और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी उसी वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। उससे पहले वो उन्होंने भारत का विज़िट किया और हम ये देख रहे थे कि बैकडोर जो रवाबित हुए उनमें सऊदी अरब का भी बड़ा अहम किरदार है। इस दौरे की सिग्निफिकेंस और टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे 3 टेक अवेज़ हैं जो मेरा ख्याल है जो इस हमने देखा 5 दिन की जंग में और 5 घंटों में जो पांसा पलट गया था। एक तो यह है सबसे पहले पाकिस्तान की फ़तेह या पाकिस्तान की एयरफोर्स की फ़ज़ाई बर्तरी, और दूसरा कहा जा रहा है बड़े वाज़ेह तौर पे कि ये 2019 में जो कश्मीर का जो स्टेटस था, जिस तरह उन्होंने ख़त्म किया था एक खुसूसी हैसियत को, वो कहते हैं 5 अगस्त 2019 का स्टेटस को शटर हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। तीसरी बात है कि हिंदुस्तान जिस बात से हमेशा इनकार करता रहा, देखिए ना, अब ये तीसरी बात, ये जो बात हो रही है कि जी अब वो आर्बिट्रेशन कराने जा रहे हैं। देखें, आर्बिट्रेशन नहीं है, ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है जो बड़ा वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। तो आप देख लें सफारती महाज पे, उसके बाद सियासी महाज पे और मीडिया के महाज पे जिस तरीके से उन्होंने मार खाई है, उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। कल जो गुफ्तगू की है मोदी ने, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, आप बड़ा वाज़ेह तौर पे उनके लोग देखना, शिव सेना बड़ी जमात है उनकी जो इत्तेहादी है, उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दे दें। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है। मीडिया का तो झूठ आप छोड़ें, उनकी फ़ौज कह रही है कि जी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान वायलेट कर रहा है सीज़ फायर लाइन को। उन्होंने खुद ही उनको कंट्राडिक्ट कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपने किया ना, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का इस वक्त सऊदी अरब में होना। देखिए, अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात समझ आ गई है कि इस रीजन के सारे मामलात जो है ना वो सऊदी अरब तय करेगा। और जिस तरीके से MBS अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपने देखा जंग से पहले भी और जंग के बाद भी उनका रोल बहुत बढ़ गया। अब जिस तरीके से आप देख लें, एक तो मिडिल ईस्ट का इस स्टेज पे दौरा करना,
पहली मरतबा शायद ये हो रहा है कि मेरा ख्याल है डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है कि अमरीकी सदर जो है ना वो 4 मुल्कों में जा रहा है, यूएई, अपना कतर और सऊदी अरब, लेकिन दूसरी तरफ वो इजराइल नहीं जा रहा। एक तो उनका बड़ा वाज़े तौर पे इख्तलाफ नज़र आ रहा है, जो अमरीकी अखबारात आज भी देख लें, न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि दोनों पोल अपार्ट होते नज़र आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू। देखिए, एक तो मिडल ईस्ट का नया नक्शा, गज़ा से वो पीछे हट गए हैं कि हमने तफरी मुकाम बनाना है। बहुत सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को साथ ले कर प्रेसिडेंट ट्रंप तय करेंगे और यही चीज़ पाकिस्तान में भी आएगी। अच्छी बात है आमना, मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पर एक बात बताऊँ, माज़द खान लहजा था हमारी, हमने देखा सऊदी अरब का, बाकी ममालिक का जंग से पहले। अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान ने जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सफारती मार्ग में भी कामयाबी हासिल किया है, तो वो हमारी तरफ आना शुरू हो रहे हैं। उनको बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है, जो हमेशा से था, कि किसी इवेंचुअलिटी में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जंगों में असला कम, आपका दीनी जज्बा और हमीयत और इनकरेजमेंट आप जिस तरह होती है, आप वो लड़ रही होती है, तो उनका एहसास हो रहा है अल्टीमेटली रेस्क्यू पाकिस्तान करेगा। तो मुझे आमना ये बात लग रही है कि ये 18 साल के बाद हमने देखा जो ताल्लुकात बिल्कुल सस्पेंड हो चुके थे 2008 के बम्बई धमाकों के बाद, अब गुफ्तगू का सिलसिला होगा। अमेरिकन जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कल जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हमने बाकायदा तौर पे उनको धमकी दी थी कि तजारत दोनों मुल्कों से बंद कर देंगे। मुझे लग रहा है कि एक दुनिया के नक्शे पे प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात पे आमना बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं कि आइंदा जंगों का सिलसिला वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अभी देख लें पुतिन के ख़िलाफ़ जिस तरह सीधे हो गए हैं, वो बड़ा वाज़ेह तो उनको लाइन दे रहे हैं कि आपको जंग बंद करना पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये, लोगों का ख्याल था कि जी जिस तरह ट्रंप ने कहा था जी अपने तौर पर लड़ें मरे, हमने कुछ नहीं करना, लेकिन जिस तरह लास्ट मिनट पर इंटरवेंशन हुई और आपने देखा आज आपका देखें बड़ा अच्छा इंटरव्यू है जो उन्होंने, रिपोर्ट थी कि ये बहुत खुफिया जंग, खुफिया रिपोर्ट थी। और आपने देखे इसहाक डार साहब जो इसहाक डार साहब जो इंटरव्यू देते हुए बाहर के नुमाइंदे को कह रहे हैं, CNN के नुमाइंदे को, कि मार्को रूबियो ने मुझे कहा, देखें गलत कोट नहीं कर सकते इसहाक डार साहब, मार्को रूबियो ने मुझे कहा कि जी भारत जंग बंदी चाहता है, लिहाजा ये ब्लफ उनका कॉल हो गया कि जी पाकिस्तान के कहने पे हुआ। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमने, जो बहुत ही मोतबर हिंदुस्तान अमेरिका का जो दिफाई जरीदा है दी नेशनल इंटरेस्ट, वो क्या कहता है कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई मैदान में हर मैदान में बढ़तरी हासिल कर लिया। तो अब हिंदुस्तान के पास कुछ रह नहीं गया सिवाय इसके कि वो बातचीत की तरफ आए बाएं शाएं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको आना पड़ेगा। और जयशंकर कहा करता था प्रेशर जो बढ़ता हुआ है, लेकिन अंदर से भी वो खत्म हो रहा है। मसूद साहब, अभी हम देख रहे हैं सर कि एक तो प्रेशर इंटरनेशनली है मोदी पे, वो प्रेशर ऑब्वियसली सऊदी अरब का भी है और वो प्रेशर अमेरिका का ख़ास तौर पर है। जिस तरह से अमेरिका ने किरदार निभाया, ऑल दो के हम देख रहे हैं कि बड़ी ही इंडिया के अंदर से जो अपोजिशन से उठती हुई आवाज़ें हैं, वो सदर ट्रंप को बहुत ही तनकीद भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अपना फ़ैसला खुद करता है। लेकिन मोदी साहब की जो कल बॉडी लैंग्वेज थी वो हम देख रहे थे काफ़ी मायूस भी थे, लेकिन साथ साथ वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ये सीज़ फायर हुआ है। एक तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी स्टेटमेंट थी, दूसरी हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि फिर उन्होंने क्लेम किए, ये वाले मामला किए कि वहाँ पर जो आतंकी हैं या हम उनके पीछे जाएंगे और हमारी जो निगोसिएशन अब चलेंगी वो दहशतगर्दी के हवाले से भी चलेंगी। सो अभी जो हम अगले मरहले को देख रहे हैं, एक तो इस प्रेशर को कैसे लेकर चलेंगे मोदी साहब, और जो ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि रिजॉल्व जब तक हमारा वाटर इशू नहीं होगा तब तक इसको हम जंग ही समझेंगे, जो उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया CNN को, तो वो तो इस मूड में ही लग रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर मूड कुछ और लग रहा है। देखें जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को अभी एड्रेस कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, देखें तो इंटरनेशनल मीडिया देखे उठा के आप देखें, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरीके से वो सुपर लीड स्टोरीज छप रही हैं, उसमें तो वो इंडिया के, मैं तो हैरान और परेशान था जब उन्होंने कहा कि जो हमने लड़ाई लड़ी है मेड इन इंडिया इक्विपमेंट था। तो आप देखना जहाज राफेल फ्रांस के, MiG-21 29 रशिया के, S-400 रशिया का, वो हेरोब मिसाइल रशिया के, Su-30 रशिया के, तो उनका अपना क्या था, उसमें कुछ भी नहीं था। और देखें कि टेररिज्म की बात करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं टेररिज्म की बात हो, और हम वो टेररिज्म की बात करें जो इंडिया पाकिस्तान में करवा रहा है, थ्रू प्रॉक्सी करवा रहा है, ब्रास से करवा रहा है, फितना उल ख्वारिश से करवा रहा है। टेररिज्म के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ करेगी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्दी ये करवा रहे हैं, तो उस पर बातचीत होगी। यकीनन कश्मीर पे बातचीत होगी, ठीक है, कश्मीर पे बातचीत हो, हम भी बात करना चाहते हैं, 370 पे बात करेंगे, 35 है पे बात करेंगे, लेकिन हमने एक चीज बड़े वाजे की है कि दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी,
इस पे जो हेल्ड इन अबेंस है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेस रिलीज था उसमें भी लिखवाया गया था इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। सो मैसेज वाज़ेह तौर पे इनको डिलीवर हो चुका है। दूसरा सीज फायर का लेकिन वो तो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान साइड की कश्मीर पर बात करना चाहते हैं या फिर हम बात करना चाहते हैं दहशतगर्दी के हवाले से। हमारा एजेंडा डिफरेंट है। हमारा ये वाटर इशू और हमारा डिस्प्यूटेड जो हमारा कश्मीर है उसके हवाले से हमारा एजेंडा है। सो जब दो फरीक दोनों की शराइत डिफरेंट हैं तो किस तरह से एक हम देखेंगे कि नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी? देखें, बात यह है कि अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात सुनिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा हम मीडिएट करेंगे, ठीक है, दैट इज वन थिंग जो स्टेटमेंट पहली दफा आए हैं। सेकंड, जो मार्को रूबियो ने जो ट्वीट की थी उसमें लिखा था ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज विल बी डिस्कस्ड। तो इसका क्या मतलब था? इसमें सब चीजें इसमें शामिल थी इन ए न्यूट्रल वेन्यू। तो इसका यह भी था कि पाकिस्तान ने कहा था कि भाई जब ये चीजें डिस्कस होंगी तो ये बातचीत आगे हो सकती है। सो वो रिक्वायरमेंट हमने वाज़ेह तौर पे दी है। इनके कहने पे तो कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने गारंटीज दी है, जिन्होंने सीज फायर करवाया, देखिए इट्स नॉट ओनली अमेरिका, सऊदीज भी शामिल है, तुर्किया भी इसमें शामिल है। तो मेरे ख्याल में वो भी इसमें आएंगे। देखें, हमने ये न्यू नॉर्म वाला कंसेप्ट है वो हमने उठा के फेंक दिया है और उनको मैसेज दिया अगर ये वायलेशन कुछ करते हैं आप तो आइंदा से हमारा ये जवाब होगा। तो एक मैसेज कन्वे हो चुका है और मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से अब इंडिया के अंदर से जो लावा पक रहा है और देखें कि अपोजिशन का एक स्टैंड है, इसकी अपनी गवर्नमेंट जो मोदी की है, दो पार्टीज पे है ना, तेलुगु देशम और जनता दल, एक पार्टी हट गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी और आप देखेंगे बिहार के इलेक्शन वैसे हार जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और एहतशाम साहब, एक और चीज़ है, एक फैक्टर को हम नहीं वो भुला सकते जो हमने अभी पैटर्न देखा है अभी तक, एक इस्टेब्लिश किया है इंडिया ने अपना बिहेवियर। 2016 की अगर बात की जाए, LOC पे फायरिंग का तेज़ होना, बढ़ना, 2019 बालाकोट में यानी पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी करना, और उसके बाद अब ये कि हमारे जो मेन सिटीज़ हैं उन पर हमला आवर होने की कोशिश करना और फिर उस पर मुँह की खाना। सो ऑब्वियसली अब जब आगे एस्केलेशन गॉड फॉरबिड होती है तो वो एक स्टेप आगे ही होगी। जंग का ख़तरा आपको अब लग रहा है कि जैसे हम सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली लैक ऑफ एक ट्रस्ट भी देख रहे हैं, ग्रीवेंसेस भी देख रहे हैं उस साइड पर अक्रॉस द बॉर्डर, ख़ास तौर पे जिस तरह से इसको बड़ा ग्लोरियस बनाया जा रहा था, जंग को सेलिब्रेट किया जा रहा था और अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमला कर दो, ये कर दो। तो आपको लग रहा है कि जंग का ख़तरा टला नहीं है, मोदी साहब दोबारा एस्केलेशन की जानिब जा सकते हैं? देखिए, हम ना एक तो ये कि मैं चाहूँगा कि जो मोदी ने कहा था भावलपुर में हमने टेरर का जो एक था नेटवर्क उसको तोड़ दिया, आप देखते हैं मुसलसल वो क्लेम करते रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर तो वहाँ नहीं थे, उनके भाई को उन्होंने कहा कि हमने मार दिया, उनके भाई टीवी पे आके कहते भाई मैं तो ज़िंदा हूँ। ऐसे ही जैसे पहलगाम में एक मियाँ बीवी या लड़की लड़का थे जिनको कहा गया मार दिएगा, तो कहा हम जिंदा है, हम तो नहीं मारेंगे। देखिए, स्काई टीवी पे आके जिस तरीके से इन्होंने अपने अता तारड़ ने कहा है कि जी हिंदुस्तान के पास सलाहियत ही नहीं है कि वो पानी रोक सकते हैं हमारा। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखिए, हम ना अब हिंदुस्तान में पता क्या बहस हो रही है, वहाँ पे बहस हो रही है कि अगर नूर खां बेस के ऊपर ये हमला ना करते तो पाकिस्तान इतनी शिद्दत के साथ हमला ना करता। फिर वो कह रहे हैं कि जी हमारा ख्याल था हमने ड्रोन मारे हैं, पाकिस्तान ने ड्रोन से हट के मिसाइलों का अटैक कर दिया। देखें, ज़रा सी मिस कैलकुलेशन आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है सर। लेकिन ये मिसकैलकुलेशन हमेशा होती है, मिस एडवेंचर उनकी जानिब से हमेशा एक एडवेंचर करने का भूत सवार होता है। अगर सामने वाला हरीफ पागल हो तो आप उससे कुछ भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 1.7 बिलियन लोगों को खतरे में डाल सकते हैं, पूरे खित्ते को खतरे में डाल सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगी। वापस आते हैं, मजीद डिस्कशन करेंगे इस पर। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर हम अपनी डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर। अब ये सीज़ फायर को सस्टेन कैसे रखना है। ऑब्वियसली हम वही बात कर रहे थे कि जब दूसरी साइड पर एक ऐसा पागल जुनूनी वहाँ पर सरकार हो जिनके ऊपर हर वक्त जंगी जुनून सवार रहे और वो खिता बल्कि पूरी दुनिया को एक ख़तरनाक हद तक झोंकने के लिए तैयार हो, तो जाहिर है हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से जंग बंदी को
सस्टेन करने में और इसका लास्टिंग सेटलमेंट बनाने में कामयाब हो सकते हैं? हमारी क्या इस हवाले से काविश होनी चाहिए? इसी पर बात करते हैं। एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया हामिद खान अल-मशरकी साहब ने, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। हामिद साहब, एक तो अभी DGMOs के दरमियान रब्ता हुआ, फिलहाल तो हम देख रहे हैं टेम्परेरी जो हो रही है इस हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से, लेकिन इसहाक डार साहब ये बता रहे हैं कि 48 घंटे के बाद जब दूसरी राउंड आएगा इसमें तो मज़ीद इस पर बातें आगे बढ़ेंगी। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी हमने दहशत गर्दों के हवाले से या पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसके हवाले से सिर्फ बात करनी है। हमारी यहाँ पर ये है कि आपने हमारा यहाँ पे पानी बंद करने की कोशिश की, इंडस वाटर ट्रीटी एक तरफा मुअत्तल की है, हम उसके हवाले से बात करेंगे, और इंडियन ऑक्यूपाइड, इंडियन हेल्ड कश्मीर जो है हमारे एजेंडे पर है। अब दो फरीक हैं, शराइत दोनों की मुख्तलिफ हैं, कैसे टेबल पर आएंगे? दूसरी जानिब हम ट्रंप साहब का भी एक प्रेशर देख रहे हैं जो कि मीडिएशन के लिए कह रहे हैं कि हम दोनों ममालिक के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो अब इस बिगड़े हुए बच्चे को टेबल पर लाना ये कितना बड़ा टास्क है, और पाकिस्तान कैसे अपनी साइड से इंश्योर करे कि ये जो सीज़ फायर है ये लास्टिंग हो? देखिए आमना, ये बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, ये मक्कार मोदी है, या वो मक्कार लूमड़ी है जो बड़े बुरी तरह पछाड़ दी गई है और अपने जख्म चाट रही है, और उसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रही है कि उसके साथ हुआ क्या है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बड़ा ही मैं समझता हूं कि माकूल और बड़ा ही गैर मुनासिब सा खिताब था मोदी का। अपनी कौम को एक बार फिर उन्होंने गुमराह किया, झूठ बोला, और मैं हैरान हूं कि मतलब हम मीडिया की बात तो करते ही करते हैं, खुद अगर मुल्क का वजीर आजम इस तरह सफेद झूठ अवाम के साथ बोले तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। सादी सी बात है कि पाकिस्तान और खुद सदर ट्रंप भी ये बात जानते हैं कि असल मसला इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, जिसमें श्रीनगर, बारामुल्ला और ये पूरा पुंछ और जनाब जम्मू का एरिया शामिल है, और वो 80 लाख कश्मीरियों की आज़ादी की बात है जिन पे 7 लाख फौजी गन्ने लिए खड़े हैं। सो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बड़ा गैर हकीकत पसंदाना बात थी। दूसरी बात यह है कि मोदी का जो जुनून है वो बहरहाल कम नहीं हुआ, इसीलिए हमारी जो DGMOs की मुलाकात है या जो उनका जो एक ऑपरेशन होती है सीज फायर को मेंटेन करने की मुलाकात, वो सिर्फ 48 घंटे बाद के लिए रख दी गई है, क्योंकि मुझे अभी भी है कि कहीं ना कहीं मोदी कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने अपना जवाब का हक इस्तेमाल किया। अगर इंडिया कोई शरारत करेगा तो फिर पाकिस्तान अपना जवाब का हक मजीद, लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब इसमें प्रोएक्टिवली अपना किरदार निभाने के लिए इस बार हम देख रहे हैं कि जो उनका एक इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, या जो उनके एक्स के हवाले से जो प्रोएक्टिवली वो इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, इस मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं, सऊदी अरब का दौरा भी कर रहे हैं। सऊदी अरब भी इस सारे मामले में हम देख रहे थे उनकी जानिब से भी डिप्लोमेसी हुई, और इसने मीडिएशन में और ये सीज़ फायर करवाने में किरदार निभाया। अब दोनों ममालिक मिलकर किस तरह से इस मामले को मज़ीद आगे लेकर चल सकते हैं और सीज़ फायर को एक परमानेंट सोल्यूशन की जानिब हम लेकर जा सकते हैं? देखिए, सऊदी अरब का किरदार जितना भी सराहा जाए उतना कम है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कमिटमेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, उस पर मुझे शक नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो उनकी सियासत के अंदर भी है कि वो बहुत ज़्यादा एब्रप्टली अचानक फैसले करते हैं। सो इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप से मैं उम्मीद नहीं लगा पा रहा। उसकी वजह यह है कि वो एक वक्त में 4 जगहों के ऊपर एंगेज हो जाते हैं, जैसे यूक्रेन के मामले में भी एंगेज है, दूसरी चीज़ों पर एंगेज है। एक अहम बात है वो ये है कि अब यूनाइटेड नेशन को भी समझ आ गया है, दुनिया को भी समझ आ गया है कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। दुनिया को समझ आ गया है कि आज के दौरे से ट्रंप साहब के जो सऊदी अरब का दौरा है उससे कुछ निकल कर आएगा इस हवाले से कुछ बड़ी? मेरा ख्याल ये कि आज का दौरा जो है उसमें पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई इतनी बड़ी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। बुनियादी तौर पे ये दौरा जो है वो फलस्तीन और गजा के हालात के ऊपर है, जहां पर इस वक्त मौत के बादल छाए हुए हैं, कहत की शक्ल में, इसराइली जो उन्होंने मुहासरा किया हुआ है उसकी शक्ल में, और जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया कंसर्न है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो दौरा है उसके बाद सदर ट्रंप ने 15 तारीख को UAE और फिर कतर भी जाना है, तो इस हवाले से ये बुनियादी तौर इसके मामला जो हैं वो डिस्कस होंगे। मैं एहतशाम साहब का भी एक पॉइंट इसमें ऐड करती हूँ, फिर आपके पास आऊँगी। एहतशाम साहब, चाइना बारहा हम देखते रहे हैं, चाइना की जानिब से कल भी ये स्टेटमेंट आया कि हम इस मीडिएशन में किरदार निभाने के लिए रेडी हैं सीज़ फायर को लेकर। किस हद तक चाइना इसमें किरदार निभा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना की जो अपनी एक हिस्ट्री रही है, एक राइवलरी रही है, और सारे सिचुएशन में जिस तरह से चाइनीज़ साख्ता जो जेट्स हैं जिन्होंने डाउन किया, जिन्होंने उनको नुकसान पहुँचाया,
ऑब्वियसली उस पर भी इंडियन जो है वो काफ़ी बरहम है। सो चाइना कोई मीडिएशन के लिए या सीज़ फायर के लिए उसको दूसरी साइड संजीदा ले सकती है, या चाइना का कोई किरदार हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए हम ना जिस अंदाज से चाइना ने, आपको याद होगा ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस वक्त उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया था कि भी ये बैठ के मसले का हल तलाश करना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। तो वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक मैसेज है हिंदुस्तान के लिए भी। अब हिंदुस्तान क्योंकि मानते ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट साहब ने खुद ही प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में पड़े हैं। अब तो उन्होंने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी कर दिया, आर्बिट्रेशन ही नहीं खाली कर रहे, तो हिंदुस्तान बैकफुट पे है। देखिए हम ना जिस तरह सूरत हाल इस वक्त है ना, अभी देखें एसेंशियल कोर स्ट्राइक्स जो है दोनों मुल्कों की वो आमने सामने खड़ी हैं। DGMOs ने एक दफ़ा बात कर ली है, कहा जा रहा है 72 घंटों में दोबारा बात करेंगे। डी एस्केलेशन की बात हो रही है, किसी हद तक कहा जा रहा है जो ख़बरें हैं कि वो ये तय किया गया है या एग्री करते हैं कि डी एस्केलेट होना चाहिए। अब देखें एक उनका अफवाज का एक रवैया है, बावजूद जो भी कहें आप, दे ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस। उनके लोग आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही होती है, जो एयरफोर्स को लोग हैं, बाकी लोग हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप का रेटरिक है, अदर दैन दैट उनकी फ़ौज को भी अंदाज़ा हो गया। देखिए हम ना ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है जब आपका एयर चीफ बैठ के कहे, सवाल पूछे जाएँ, आपके जहाज़ गिरे तो आप जवाब ही नहीं दे पाएँ। जब आप कहें जी अगर मैं जवाब दूंगा तो उसका फ़ायदा जो है ना वो क्या कहते हैं दुश्मन होगा, या ये कि कुछ दिनों के बाद आप जवाब देंगे, तो उनका ये जिसको कहते हैं नैरेटिव नहीं बिका। अब सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट। अब जो आप बात कर रही हैं, देखें अब जिस तरीके से रशिया चाइना भी कह रहे हैं, अगर रशिया का शायद वो अब रोल नहीं रहा जो चाइना का रोल बढ़ के आ गया, ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे बरतानिया, फ्रांस और उसके बाद अमेरिका जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई बातचीत तो करें ना। ये हिंदुस्तान ने जो एक लगाई है, जो मैं भी आपको बता रहा था, जय शंकर उन्होंने बड़ी तड़ी से कहा था कि जी द ईरा ऑफ टॉक्स या ईरा ऑफ डायलॉग इज़ ओवर विद पाकिस्तान। अब उनको उस तरफ आना पड़ेगा। ये 18 साल के बाद 2008 के बम्बई धमाकों के बाद लोग उनको कह रहे हैं बात करें। और कुछ इतलात आमना मेरी ये हैं कि इसके बाद दोनों साइड के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ना, उनके बैठने का भी इम्कान पैदा हो रहा है। अगर वो बैठ जाएंगे तो अगला मरला फिर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का भी हो सकता है, लेकिन उसी सूरत में है कि ये धौंस धांधली से पीछे हट जाए। और वहाँ पर जो लोग उनके कह रहे हैं कि भाई फौरी तौर पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी ये वो धमकी भी दें, तड़ी भी दें, तो आमना ये रसवाई जो इतनी हो चुकी है, थोड़ा सा सोच विचार के काम करेंगे तो फिर लड़ाई की तरफ आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इंटरनेशनल सतह पे बहुत दबाव है, कहीं ना कहीं बात होगा जो मार्को रूबियो मेंटेन कर रहे हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, कि भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे इनको बैठना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है वो इस बात को डेफिनेटली चाहेंगे, बैठ के बात करके इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। जी हामिद साहब, अभी चूँकि दहशतगर्दी के हवाले से इंडिया पहले माजी में भी प्रूव करने की कोशिश करता रहा, इस बार भी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जिस नाम से शुरू किया, उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पर हमने यहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप्स हैं हमने उनको निशाना बनाया है। एविडेंस उसका कोई प्रोवाइड नहीं किया। अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 से ज़्यादा दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में उनको टारगेट किया, उनको हलाक किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो शवाहिद हैं कि जो जितने भी यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, उनके सरगना बाकायदगी से भारत का दौरा करते रहे, वहाँ पर उनको हम देख रहे हैं मेडिकल एड, उनके ट्रीटमेंट्स वहाँ पर होते रहे। सो अब जो ये एविडेंस के बगैर आप कोई भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, आप बुली करते रहे हैं, तो क्या अब ये जो मामलात हैं दुनिया इनसे सबूत मांगेगी? क्योंकि पहलगाम को भी आपने बुनियाद बनाया, उसकी बुनियाद पर आपने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, ना उसके एविडेंस अभी तक प्रोवाइड किए गए, ना ही जो ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट कैंप्स हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे? और दुनिया क्यों नहीं इनसे इस हवाले से पूछ रही, सवाल जवाब हो रहे? देखिए आमना, इंडिया की मिसाल वही है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद सब कुछ करते हैं, खुद अमेरिका में दहशतगर्दी की, खुद कनाडा में कत्ल गारत की, खुद दुबई के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट्स बना के दहशतगर्दों को पैसा दिया, और सारा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी होती है, UAE की सरजमीन तक इस्तेमाल की गई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, सारे एविडेंस दुनिया के पास हैं। बात यह है कि अब दुनिया को खुद सोचना होगा कि इसके ऊपर उनसे इंडिया को जवाब ठहराना लाजमी हो गया है। और जहां तक वो ये हमें कहते हैं कि शो रेस्ट्रेंट, दोनों साइड्स को कहते हैं, वो पहले पूछते हैं कि आप कुछ भी लॉन्च करने से पहले आप पहले एविडेंस दिखाएं, फिर उसके बाद आगे चलें। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए जो 100 दहशतगर्द मारने वाली बात है, ये वही है जो 2019 में थी कि हमारे कव्वे और चंद दरख्त जलाने को वो कह रहे थे पूरे कैंप तबाह कर दिए। और वो सारा झूठ बोलना जो है या झूठा बयानियां घड़ना जो है, वो मोदी सरकार का वतीरा है, उनकी आदत है, उनकी पॉलिसी है और उनकी मजबूरी भी है। अच्छा, अब बात यह है कि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी BLA बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे इंडिया है, KPK में
फितना खवारिज के पीछे इंडिया है, अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के साथ किस तरह इनका गठजोड़ है उसके पीछे इंडिया है, फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली चाइनीज पर अटैक्स हुए, जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, सबके पीछे इंडिया है। पाकिस्तान के पास मुकम्मल और हमारे पास एविडेंसेस हैं। 2016 में ये जो कलदम BLA है, जिसको ये इंडिया की प्रॉक्सी हम देख रहे हैं कि तौर पे एक्टिव है यहाँ पर, उनका जो सरगना है असलम अच्छू, वो भारत गया, उसका विजिट, ये शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। आज की ये खबर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये BLA के जो लोग हैं वो चाहे यूरोप में हो, जहां पर भी हो, वो इंडियन कॉन्सुलेट्स और इंडियन रॉ के लोगों से मिलते हैं, उनके एविडेंस पूरी दुनिया में सामने आए हुए हैं, इंडिया जाते हैं। सो इंडिया से उनका ताल्लुक कोई ढका छुपा तो है नहीं। अब सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान के पास मुकम्मल केस है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाना चाहिए और खुद दुनिया को जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन के ऊपर इंडिया को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सिंतास मुआहदे के ऊपर इंडिया जो करना चाह रहा है या कर रहा है बहुत बड़ी वायलेशन है। पाकिस्तान का केस वहां पर भी बहुत मजबूत है। सो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वो मजीद एक्टिव हो। अच्छा मैं चाहूंगा आप पे भी आप ना कमेंट करें। एक और चीज़ें देखें, अभी जो बात हो रही है ट्रांसनेशनल जो दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा और बाकी जगहों पे हुई, अभी हाल ही में थोड़ा सा पहले मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले की बात है आमिर साहब, कि कतर की हुकूमत ने 8 से 10 जो हिंदुस्तानी हैं उनको मौत की सज़ा दी है, सुनाई है। वो इजराइल के लिए वो अपना कर रहे थे, जासूसी क्या करते थे। अभी देख लें मिडिल ईस्ट में भी पहुंच गए, तो अपना रवैया इनका क्या है जी? बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि दुबई और इमारात की हुकूमतों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की मोहब्बत की पींगें बढ़ाते हैं इंडिया के साथ। वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले लोग हैं। वो खुद दुबई और UAE के अमन के लिए खतरा है। दुनिया पूरी की इन्वेस्टमेंट वहां आती है, और अगर ये तासुर चला गया कि जी वहां पर इस तरह के रैकेट्स और इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं, तो खुद UAE को बड़ा नुकसान होगा। सो वक्त आ गया है कि इस चीज को खुद बिल्कुल हम तो हर प्लेटफॉर्म से बात करते रहे हैं। और इस वाक़े के बाद ये जो अभी सारी हमारी एक स्पेक्टेकुलर किस्म की जो विक्ट्री सामने है, जो दुनिया ने भी देखी है, और उसमें भी उसके बाद भी जो बात हो रही है एहतशाम साहब, उसमें स्काई न्यूज़ से बात करते हुए अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तो बिगेस्ट विक्टिम है टेररिज्म का, और भारत जिस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब उन इल्ज़ामात की बजाय दुनिया को भारत से पूछना होगा जो एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं और जो दुनिया के पास मौजूद हैं। सो इंटरनेशनल बॉडीज़ को अब सिर्फ बातों की हद तक नहीं देखना होगा, वो एविडेंसेस लेकर नहीं बैठना होगा, बल्कि उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। एहतशाम साहब, अब इस पर हमने कितनी प्रोएक्टिवली डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी? देखिए, अभी तक तो आमना ये बात माननी पड़ेगी, मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि, और आप सबको माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने जो बयानिया बनाया था वो बड़ी हद तक बिकता रहा। दहशतगर्दी वो करवाता रहा, जिम्मेदारी हम पे देता रहा। लेकिन आपको याद है कि ये जो पाकिस्तान ने जब इसका जवाब दिया है, इससे पहले कोई DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद हो, बड़े मुदल्लल अंदाज में जनरल अहमद शरीफ ने सारी डिटेल बताई थी कि उनका एक मेजर क्या कह रहा है, ऑडियो उसकी आ रही थी, पैसा तकसीम किया जा रहा है, और जनाब वो कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है लाहौर से लेके तो बलूचिस्तान तक हमने दहशतगर्दी करवानी है। अब ना वो डोजियर कहा जाता है कि वो जो बड़े ममालिक हैं उनको दिए गए, यूनाइटेड नेशन को भी दिए गए, और उनको पता चल रहा है कि बाकायदा सबूत के साथ पाकिस्तान इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये झूठे इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, लेकिन असल में दहशतगर्दी चाहे KP है, चाहे बलूचिस्तान है, बाकी जगहों पे है, हिंदुस्तान उसके पीछे है। और कलभूषण जो है उसको देख लें, सारी दुनिया समझी कि अभी तक बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, उसमें उनके इंडियन 6 जो जिनको दुनिया भर में वो टारगेट कर रहे हैं, वो भी दरख्वास्त लेकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सबको पता है, एविडेंसेस भी है, एक्नॉलेज भी कर लिए, लेकिन अब इस पे एक्शन कब करना है। थैंक यू सो मच हामिद खान अल-मशरिकी साहब, एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में बात करने के लिए। एक ब्रेक ले बाद वापस आते हैं, मजीद इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया एक टेंशन का जो माहौल था, एक जो जंग स्टार्ट हो चुकी थी, सीज़ फायर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टॉक मार्केट उसने कम बैक किया, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद तारीखी तेज़ी के साथ नया संग मील उबूर किया स्टॉक मार्केट ने। भारत के एतराफ़ शिकस्त और आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीफ़ों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया। पीर के दिन के KSE 100 इंडेक्स में
9,650 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। सिर्फ एक दिन में 5 अरब 87 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। 331 कंपनीज में से 320 के शेयर्स की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरे रोज़ हम देख रहे हैं 2000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स में 1,20,067 पॉइंट्स की हद को छू गया। अब एक्सपर्ट्स इस हवाले से क्या कह रहे हैं और कब तक ये सेंटिमेंट रह सकता है, ये जो हम सर्च देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इसके हवाले से बात करते हैं। अहमद चुनाई साहब, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब। सर, पहले तो ये कि हमने देखा कि जिस वक्त ये जंग जारी थी उस वक्त हमें 7,000 पॉइंट्स का जो हमने देखा था कि नीचे आया था स्टॉक मार्केट, और उसके बाद जैसे ही सीज़ फायर हुई है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद की फ़ज़ा सरमायाकारों में, इन्वेस्टर्स में वो बहाल हुई है। ये सेंटिमेंट आप कब तक देख रहे हैं और किस हद तक इसका असर आप देख रहे हैं कि जिसकी वजह से अब ये हम स्टॉक मार्केट को आगे जाते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एतमाद की एक फ़ज़ा है जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि स्टॉक मार्केट जो जंग के नतीजे में मेरा ख्याल है कि तकरीबन टोटल मिला के 12-13 हज़ार पॉइंट नीचे गिरी थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक अनसर्टेनिटी हो गई थी, एक डिस्ट्रेस लेवल आ गया था, और ये शायद प्रिज्यूम किया जा रहा था कि पता नहीं आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, हालात क्या होंगे, खुदा न खास्ता जंग अगर शिद्दत अख्तियार कर गई तो इन शेयर्स का क्या बनेगा, इन फैक्ट्रीज का क्या बनेगा, कितनी तबाही आएगी, क्या होगा। ये सारे खदशात थे कि क्या हम अपना माल एक्सपोर्ट कर सकेंगे, क्या हम अपना माल लोकल डिलीवर कर सकेंगे, या क्या जो दूसरी ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारे प्लेटफॉर्म पर हो रही है, जिस कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हुए हैं, क्या वो आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो है वो अच्छा काम हो गया, और पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की, और उस तारीखी फतह में जो जवाब पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को दिया, मैं समझता हूँ कि वही जवाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भारत को भी दिया, और ये बताया कि हमें अपने मुल्क की इकनॉमी पर, अपने मुल्क के हालात पर, अपने मुल्क की फौजों पर मुकम्मल एतमाद है कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। और इसके बाद ये 2 दिन से जो आप तेज़ी देख रहे हैं, कल और आज, और हम 1,20,000 की हद को छू रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमारा ट्रस्ट लेवल दोबारा इस मार्केट पे आ गया है, और आगे आइंदा आने वाले दिन के जहां एक परमानेंट सीज फायर की बात हो गई है। लेकिन अनसर्टेनिटी, अहमद साहब, ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी का रूम अभी भी है, वहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब चूँकि जंगी जुनून हर वक्त सवार रहता है, तो ऑब्वियसली वो सीज़ फायर को भी लेके मामलात हैं कि अभी ये अभी टेम्परेरी है। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये बेयकीनी की फ़ज़ा ये स्टॉक मार्केट को मुतासिर कर सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि यह कोई अनसर्टेनिटी है, ये सोशल मीडिया है जो अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। इंडिया की रिक्वेस्ट पर बाकी बहुत सारे ममालिक बीच में पड़े, और उन्होंने इस बात का आदा किया, पाकिस्तान को इस बात पर आमादा किया कि सीज फायर हो जाए, और उन्होंने बहुत सारी गारंटीज दी होंगी, बहुत सारी जो है वो गारंटीज के बाद बहुत सारे जो है वो वारंटीज भी ली होंगी कि आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं होगी तो ये ममालिक बीच में पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब जंग इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अगर इंडिया इसकी खिलाफवर्जी करता है खुदा न खास्ता, तो तमाम ममालिक जो है वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और इंडिया अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक कमेंट इस पे भी चाहूंगी, जो अभी IMF की जो हमारी जो एक फंड जो रिलीज होना था उसके हवाले से भी देख रहे थे कि जी सबकी नजरें थी उस पर, इन्वेस्टर्स की भी। अब वहाँ से अप्रूवल आना, ये किस हद तक इस फैक्टर ने स्टॉक मार्केट को मुतासिर किया? देखिए, इंडिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि एक एतमाद था जो IMF ने पाकिस्तान पर किया। पाकिस्तान की जो भी माशी पॉलिसीज थी उसमें जो तमाम अहदाफ थे वो पूरे किए, और IMF ने भी मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक करारा जवाब दे दिया, और ये जवाब ये था कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान ने वो तमाम काम किए, तमाम शराइत पूरी की जो हमने आयद की थी, तो हम आपकी ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान को जो है वो लोन देंगे, और वो लोन दिया गया, और मैं समझता हूं कि आज कल में उसका एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा $2.2 बिलियन का। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान सुरखरू हुआ। इसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी जो है, अच्छा, जो ग्लोबली हम देख रहे होते हैं, ग्लोबली जैसे कि ट्रेड टैरिफ वॉर है,
वो हम देख रहे थे कि वो किस हद तक असरअंदाज होती है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ख़ास तौर पे अभी हम देख रहे हैं ट्रंप साहब का आज का जो विज़िट है सऊदी अरब का, वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमिक डील्स के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर कुछ ऑफ़र सामने रखेंगे, आर्म्स पैकेज सामने रखेंगे सऊदी अरब के सामने। सो मैं चाह रही हूँ कि इंटरनेशनली जो मामला चल रहे होते हैं उसका स्टॉक मार्केट पे कोई असरअंदाज होना कुछ ऐसा है? देखिए, जो इंटरनेशनल टैरिफ्स हैं, जो यूएसए के टैरिफ थे 90 डेज के लिए अब इस वक्त मौखर हो गए हैं और इसमें पाकिस्तान की टेक्सटाइल को एक बूम भी मिला हुआ है कि लोगों की कोशिश है कि 90 दिन से पहले जो कम ड्यूटी है उसमें माल जो है वहाँ पहुँचा दें। और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान भी बातचीत कर रहा है इस टैरिफ के ऊपर। इसी तरह दुनिया के तमाम ममालिक इंक्लूडिंग चाइना भी बातचीत कर रहे हैं। असर ज़रूर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे कि आगे सेल्स का हमारा क्या बनेगा, आगे क्या सेल्स इसी रेट पर होंगी या जो इजाफी कीमत है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या पाकिस्तानी कंपनियां नुकसान में तो नहीं होंगी। तो ज़ाहिर खदशात तो रहते हैं। थैंक यू सो मच। अहमद चिनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब में इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है वो बड़ी ही ज़बरदस्त हम देख रहे हैं और अल्लाह करे कि आगे जो आने वाले वक्त है उसमें हम ऐसी ही ज़बरदस्त तेज़ी देखें। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।